हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ब्रिलियंट ब्रेन्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे आपका चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 हिस्ट्री द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप मींस यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय। इससे पहले की वीडियो के अंदर मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर किया था जिसके ऊपर पूरा चैप्टर बेस है कि नेशनलिज्म क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। मीन्स किसी देश की भलाई के लिए केवल उसके रूलर्स ही आगे नहीं आए चल के, बल्कि मेजोरिटी ऑफ द सिटीजन उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, सबकी कॉमन हिस्ट्री हो मीन्स जो इतिहास है उनका सब उसको एक्सेप्ट करे और वंशवाद मीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी फिर उसको फॉलो करे। दैट इज राष्ट्रवाद मीन्स अपने स्टेट के लिए एकता की भावना का होना, गौरवान्वित फील करना, उसके लिए वो हमारा राष्ट्रवाद होता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अगर ब्रिलियंट ब्रेन्स के न्यू व्यूअर हैं तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल and press the bell icon also so that you can get notification for the new videos. Thank you. अब आगे प्रोसीड करते हैं हम। The French Revolution and idea of the nation world कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो मैंने चैप्टर आपको 9th क्लास में कवर किया था और उसमें बताया भी था, इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो यहाँ पे ये वही बात बता रहा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन नेशन वर्ल्ड मीन्स वर्ल्ड के अंदर राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने के लिए किस प्रकार से हेल्पफुल रहा। ठीक है, तो एक बार हम गो थ्रू करते हैं कि क्या कुछ फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर हुआ था। रिकॉल करेंगे चैप्टर को दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन 9th क्लास। क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कि फ्रांस की क्रांति होने के बाद, फ्रांसीसी रेवोल्यूशन होने के बाद पूरे यूरोप के अंदर उसकी पॉलिटिकल और मेंटल जो प्रोसेस था उसके ऊपर इसने किस तरीके से इफेक्ट डाला। मींस क्लियर एक्सप्रेशन दिया नेशनलिज्म का, जो क्रांति आने के बाद फ्रांस के समाज में जो बदलाव आए उनसे दूसरे यूरोपियन कंट्रीज को क्या मिली, प्रेरणा मिली, इंस्पिरेशन मिला कि वी शुड ऑल्सो डू दिस एंड गेट फ्रीडम फ्रॉम द मोनार्की सिस्टम, फ्रॉम द एब्सोल्यूट सिस्टम। अब क्या क्या हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन हमें याद है 1789 के अंदर हुई थी, 14 जुलाई 1789। उसके बाद क्या हुआ था, ट्रांसफॉर्म ऑफ मोनार्की इनटू डेमोक्रेसी। मींस उस रेवोल्यूशन का ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आया था कि पहले वहां पे लुई 16 किंग थे हमारे, हम स्टार्टिंग करते हैं जब, और जब रेवोल्यूशन फिनिश होती है तो फ्रांस एक रिपब्लिक के रूप में उभर कर सामने आता है और मोनार्की सिस्टम एबोलिश हो जाता है, राजा को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है पब्लिकली। ठीक है, तो क्या हो जाता है, राजा के एग्जीक्यूट होने के बाद मोनार्की इनटू डेमोक्रेसी, तानाशाही वाला सिस्टम, एब्सोल्यूटिज्म वाला सिस्टम कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, लोकतंत्र के अंदर। ठीक है, अब वो क्या आता है, फ्रेंच नेशनल लैंग्वेज जैसे ही कन्वर्ट होता है डेमोक्रेटिक के अंदर, रीजनल जो लैंग्वेजेस थी मीन्स पूरे फ्रांस डायनेस्टी के अंदर, अब क्योंकि वो नेशन बन चुका था तो जो लोकल लैंग्वेजेस यू कैन से रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती थी उनको इग्नोर किया जाता है और पूरी कंट्री की को एक कलेक्टिव आइडेंटिफिकेशन देने के लिए फ्रांस को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाता है। आफ्टर दैट आइडिया ऑफ ला पैट्री का क्या मीन्स है, फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर द फादरलैंड मीन्स फ्रांस को क्या बोला गया कि ये हमारी क्या है, पितृभूमि है, मीन्स फादरलैंड है, ये सभी के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। जैसे कि मोनार्क का वहां पे एक एकाधिकार माना जाता था। ठीक है, एंड ली सिटियोन का क्या मतलब है, फ्रांस के अंदर अगर हम बात करें तो सिटीजन्स मीन्स सभी के लिए कॉमन वर्ड दिए गए थे। हमने पढ़ा था कि मैन और वीमेन उनको क्या बोला जाएगा, मैन को सर बोला जाएगा और वीमेन को क्या बोला जाएगा, मैडम बोला जाएगा। ठीक है, और इक्वलिटी क्या, ये लॉ बनाया गया कि सभी जो है लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल है, रादर देन ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, स्टेटस, दे आर बिलोंग टू एनी स्टेट ऑफ द सोसाइटी, ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ। अब क्या कहता है कि ट्राई कलर, पहले वहां का फ्लैग क्या था, एक व्हाइट कलर का होता था और उसके ऊपर प्रिंस प्रिंसेस टाइप मीन्स दिखाया जाता था, शाही झंडा उसको माना जाता था। लेकिन रिवॉल्यूशन के बाद उसको क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है और 3 कलर वाला झंडा अडॉप्ट किया जाता है जिसको ट्राई कलर का नाम दिया जाता है। और क्या चेंजमेंट होते हैं, स्टेट जनरल दैट वाज द पॉलिटिकल बॉडी, 3 स्टेट के जो मेंबर्स पार्टिसिपेट उसके अंदर करते थे तो उसको उसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है, न्यू नेम दिया जाता है, उसका नाम रखा जाता है नेशनल असेंबली। ओके,
फिर क्या होता है, न्यू हाइमन्स ओथ्स टेकन, नए गीत बनाए जाते हैं इंस्पिरेशन देने के लिए लोगों को, उनको एनकरेज करने के लिए कि ताकि वो नेशनलिज्म के अंदर रिवोल्यूशन, न्यू हाइमन्स मीन्स नए गीत गाए जाते हैं लोगों को इंस्पिरेशन देने के लिए ताकि उनके अंदर रिवोल्यूशन की जो सेंस थी वो इंक्रीज और नेशनलिज्म में वो आगे बढ़ावा दे। उसी के साथ ही जब न्यू हाइमन्स आए तो नेशनल जो एंथम था फ्रांस का वो भी सामने आता है, मर्सिडीज, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, रॉबर्ट डी के ने उसको लिखा था। एंड सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स पूरी कंट्री के लिए, पूरे फ्रांस के लिए एक जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के लॉज को आगे इंट्रोड्यूस किया जाता है कि कानून सभी के लिए बराबर रहेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म लॉज विद इन द टेरिटरी की जो फ्रांस की जो ज्योग्राफिकल एरिया था उसके अंदर एक जैसे कानूनों को लागू किया गया हर किसी के लिए, चाहे वो फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करता था, सेकंड से या थर्ड से। नेक्स्ट वो क्या कहता है, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड टैक्सेज एबोलिश्ड, जो ट्रेड किया जाता था, बिजनेस किया जाता था विद इन द ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ फ्रांस, वो एबोलिश कर दिया जाता है कि अब अपने ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर मीन्स विद इन द फ्रेंच कंट्री कस्टम ड्यूटीज नहीं लगेंगी, टैक्सेस नहीं लगेंगी। और इंटरनल इट्स डन मेजरमेंट एंड वेट्स फिक्स्ड। मेजरमेंट का क्या क्राइटेरिया था कि जो ट्रेडर्स होते थे, बिजनेसमैन होते थे, जो बॉर्डर्स को क्रॉस करके फ्रांस से बाहर यूरोप के अंदर बिजनेस करने जाते थे, हमने देखा था कि अलग अलग मेजरमेंट के जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते थे और इससे वेट के भी अलग अलग होते थे, किसी जगह पे केजी के अलग थे और दूसरी जगह पे वही अलग होते थे। तो इस सारे क्राइटेरिया के अंदर क्या होता था, बिजनेसमैन और ट्रेडर्स प्रॉफिट गेन नहीं कर पाते थे, थोड़ा बहुत हो जाता कहीं पे, बट एक जो उनका मेन एम होता है वो गेट नहीं कर पाते थे। तो वो क्या किए गए, मेजरमेंट और वेट क्या किया गया, फिक्स किया गया। अब ये सारे काम तो किसके द्वारा किए गए थे, जो न्यू नेशनल असेंबली फॉर्म हुई, जो कन्वेंशन असेंबली बनी लास्ट में, ये चेंजमेंट सब उनके द्वारा किए गए। लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक चेंजमेंट हमने देखा था कि जब कन्वेंशन असेंबली बनी थी तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या होता था, आपस में कंफ्लिक्ट हो जाता था। उस टाइम मैंने आपको बताया था कि एक नई पर्सनैलिटी फ्रांस की सोसाइटी के अंदर उभर कर सामने आती, दैट वाज नेपोलियन। तो नेपोलियन ने ये 3 चेंज यहाँ पे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उसने किए थे। अब इन चेंजमेंट के साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि वो खुद को अपनी एक पावर क्रिएट करना चाहता था, खुद को पावर में लेकर आना चाहता था। उसके लिए उसने क्या किया था, इन्वेस्ट किए थे, कॉन्कर्ड किया था नियर बाई कंट्रीज को, अपनी आर्मी को वहां पे भेजा था। ठीक है, तो ऐसा करने के चक्कर में वो क्या करना चाहता था, मोनार्की सिस्टम को दोबारा से री इंट्रोड्यूस करना चाहता था। मीन्स एक तरह से पूरे फ्रांस के ऊपर वो खुद का होल्ड करना चाहता था। क्यों? बिकॉज यू वांट टू बी कम इन पावर। तो यहाँ पर उसने कुछ अच्छे कामों के साथ साथ कुछ गलत काम भी किए, पहले हम उनको कर लेंगे। कि विमेन राइट्स की उसने अनदेखी की। जैसे ये मैं आपको बताती हूँ कि उसने कुछ सुधार किए, उन सुधारों में ये भी किया था उसने कि प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी की थी, प्राइवेट प्रॉपर्टीज की, कि जिसके पास जितनी प्रॉपर्टी है। फ्यूडल सिस्टम में आपने देखा था ऐसा कि जागीरदारी प्रथा होती थी, तो लोगों के पास, बड़े बड़े जमींदारों के पास अपनी काफी जमीन होती थी, वो सिस्टम उसने सिक्योर कर दिया था। लेकिन वो प्रॉपर्टी का राइट सिर्फ आदमियों के लिए था, औरतों के लिए नहीं था। और उसने जो कन्वेंशन के बाद औरतों को फ्रांस के अंदर वोट टू राइट मिला था, उसको भी उसने दोबारा से उनसे छीन लिया था। तो औरतों के वो पक्ष में बिल्कुल नहीं था, औरतों वाला जो खेमा था उससे बहुत नाराज था। सेंसरशिप री इंट्रोड्यूस की थी उन्हें। उसने क्या किया था कि मैंने बताया था कि राजा के टाइम में सेंसरशिप होती थी, पब्लिशिंग पे, कोई भी आर्टिकल लिखने पे, अपने व्यूज के एक्सप्रेशन पे। राजा की मर्जी के बगैर अगर उसके खिलाफ कुछ भी लिखा जाता था तो राजा उसको क्या कर देता था, प्रिंट होने से रोक देता था। सेम अब जब नेशनल असेंबली आई, कन्वेंशन असेंबली आई, तो उसको एबोलिश कर दिया गया सेंसरशिप को। लेकिन नेपोलियन ने उसे री इंट्रोड्यूस किया। क्यों किया? बिकॉज यू ऑल्सो वांट्स टू कम इन पावर। खुद का अपना होल्ड वो चाहता था, कहीं ना कहीं अच्छे काम कर रहा था तो गलत काम भी वो कर रहा था, जिससे सोसाइटी के अंदर उसकी जो वी कैन से एम्स थे, लोगों को वो समझ में आने लग गए थे कि ही वांट टू इंट्रोड्यूस मोनार्की अगेन। ठीक है, दूसरा वो क्या कर रहा था कि उसने इन्वेड्स की, नेबरिंग कंट्रीज को कंकर करने की उसने कोशिश की। तो उसके लिए उसको किसकी जरूरत थी?
आर्मी की जरूरत थी। आर्मी के लिए क्या चाहिए, जो सोल्जर्स चाहिए। तो फ्रेंच सोसाइटी के अंदर उसने फोर्सफुली लोगों को फोर्स किया कि तुम्हें आर्मी क्या करनी पड़ेगी, ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो ये भी एक गलत काम था। कहीं ना कहीं जो राइट्स उनको मिले थे, सिटीजन राइट्स मैन एंड वुमेन के, वो फ्रीडम उनकी क्या हो रही थी, उनसे छीनी जा रही थी। तो वो भी उसके फेवर में नहीं रहा एक सीन। तो इन सब चीजों से लोगों को क्या समझ में आया कि बेशक मॉडर्नाइजर कहलाता है नेपोलियन, क्यों कहलाता है वो मैं आपको अभी क्लियर करूंगी कि उसने जो सुधार किए थे, ये तो किए ही किए थे, साथ में और भी कुछ किए थे जो उसने पूरी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर फॉलो किया था। और उन सुधारों की वजह से यूरोपियन कंट्रीज ने, सिटीजन्स ने नेपोलियन को एक मॉडर्नाइजर का जो कहते हैं तबका दिया था। ठीक है, तो बेशक उसको मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप माना जाता है, बट जो उसकी पावर में आने की इच्छा थी, चाह थी, उसकी वजह से बहुत से लोग उसके क्या हो गए थे, खिलाफ हो गए थे। ठीक है, दैट्स व्हाई ही वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815। मैंने आपको बताया था कि 1815 में वाटरलू की जो बैटल होती है उसके अंदर इसको हरा दिया जाता है, जो कि किसके अंदर बीच होती है, रसिया के बीच में होती है, प्रूशिया होता है, ऑस्ट्रिया होता है। ओके, ये कंट्रीज मिलकर वाटरलू जगह पर इसको हराती, क्योंकि ये क्या चाहता था, पूरे यूरोप के ऊपर अपना कब्जा कहीं ना कहीं चाहता। ठीक है, अब क्या कहता है कि जो उसने सुधार किए, जिसकी वजह से उसे मॉडर्नाइजर ऑफ द यूरोप बोला जाता है, उसको नाम दिया जाता है द सिविल कोड ऑफ 1804। 1804 का क्यों इसको बोला जाता है, हमने क्या देखा था कि नेपोलियन एग्जिस्टेंस में कब आता है, जब जो कन्वेंशनल असेंबली बनती है और जब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के अंदर आपस में डिस्प्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। मैंने तब बताया था नेपोलियन एमर्ज होकर सामने आता है, लेकिन वो खुद को राजा कब बनाता है, क्राउन्ड हिमसेल्फ किंग 1804 के अंदर। ठीक है, तो 1804 में जब वो राजा बन जाता है, अगेन से मोनार्की वाला सीन वो क्रिएट कर लेता है फ्रांस के अंदर, तो वो उन लॉज को पूरी तरह से एस्टेब्लिश दे देता, अपनी अप्रूवल दे देता। वो कौन सी अप्रूवल है, वो ये अप्रूवल है जो मैं भी आपको क्लियर करूंगी। लेकिन नेम क्या दिया जाता है उन्हें, द सिविल कोड ऑफ 1804 कहा जाता है, या नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट भी बोला जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एग्जाम के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अब क्या उसने सुधार किए थे इसके अंदर, सबसे पहले टेकन अवे ऑल द प्रिविलेजेस बाय बर्थ। जो फ्रांस के अंदर जन्म के बेस पर विशेषाधिकार दिए जाते थे, कौन से स्टेट को, फर्स्ट स्टेट को और सेकंड स्टेट को, वो उनको क्या कर लेता है, टेकन अवे कर देता है, मीन्स एबोलिश कर देता है कि अब जन्म के आधार पर किसी को कोई भी विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। कानून की नजर में क्या है, सब समान है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, पूरे देश के लिए एक जैसे कानून बनाता है। जैसे कि हमने यहाँ पढ़े, यूनिफॉर्म लॉज विद इन द टेरिटरी, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड टैक्सेज एबोलिश्ड, मेजरमेंट एंड वेट फिक्स्ड। ठीक है, फिक्स्ड, सॉरी। तो ये वो पूरी कंट्री के लिए एक जैसा कानून बनाता है। सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो प्रॉपर्टी के ऊपर, प्राइवेट प्रॉपर्टीज के ऊपर जो हक था, वो सिक्योर कर देता है कि कोई भी आपसे आपकी प्रॉपर्टी को नहीं छीनेगा। किसी के पास कम है तो कम रहेगी, किसी के पास ज्यादा है तो ज्यादा रहेगी। अबोलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या था, हमने देखा था कि छोटे किसान थे, लैंडलेस लेबरर थे, वो बड़े किसानों के अंडर होते थे, वो फिर जमींदार और बड़े लैंडलॉर्ड होते थे, उनके अंडर होते थे, वो फिर सीधे किसके अंडर होते थे, राजा के अंडर होते थे। तो ये क्या चला हुआ था, जागीरदारी प्रथा चली हुई थी। तो जागीरदारी प्रथा का भी वो क्या कर देता है, अंत कर देता है। नेक्स्ट है एबोलिश्ड सर्वडम एंड मेनोरियल ड्यूज। मेनोरियल ड्यूज क्या होती हैं कि जो जागीरदारी प्रथा के अंदर लोगों, जो छोटे लैंडलेस लेबरर और किसान थे, वो कर्जा लेते थे, बेचारे डेब्ट में धंसते चले जाते थे, वो सारे जिसके ऊपर जितना भी ऋण था, कर्जा था, वो एक्सक्यूज कर देता है, वो माफ कर देता है कि अब किसी को कुछ नहीं देना पड़ेगा। एंड एबोलिश्ड सर्वडम। सर्वडम मीन्स कि जो अमीर लोग होते थे, बहुत गरीब लोगों को अपना बंधुआ मजदूर बना के वो रखते थे। मीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिस्टम उनका चलता रहता था कि तुम हमारे नौकर हो, फिर तुम्हारे बच्चे भी, इस तरीके से। तो उस सिस्टम को भी क्या करता है, वो खत्म कर देता है। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस रिमूव। सोसाइटी, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस क्या होता है, समाज के अंदर जो रीति रिवाज बंधन होते हैं कि
आप नीचे के स्टेटस से बिलोंग करते हो, इस एरिया में नहीं आ सकते, आप ऐसा काम नहीं कर सकते, उन सबको भी वो क्या कर देता है, एबोलिश कर देता है और इक्वलिटी लेकर समाज के अंदर, लोगों के अंदर, सिटीजन्स के अंदर, फ्रांस के अंदर वो इंट्रोड्यूस करता है, इक्वलिटी लेकर आता है। और क्या करता है सॉरी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। ट्रांसपोर्ट, यातायात, आना जाना, और जो कम्युनिकेशन के जरिए होते हैं, संचार के साधन जिसे आप बोल सकते हैं कि मैसेज इधर से उधर पहुंचाना, नेपोलियन के टाइम में ये वेल एस्टेब्लिश थे, बहुत ज्यादा उसने काम किया, रोड्स बनवाने का, कम्युनिकेशन, मैसेजेस भेजने का इधर से उधर, मीन्स डाक, आप बोल सकते हो डाक व्यवस्था वगैरह, इस तरह की चीजें उसने बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश की थी। तो ये जो इम्प्रूवमेंट्स थे पूरी ही यूरोपियन सोसाइटी के लिए, वैसे ये सब फ्रांस के लिए थे, लेकिन कुछ ही उसने पूरी यूरोपियन सोसाइटी के लिए भी इंट्रोड्यूस किए थे। दैट्स व्हाई ही वाज कॉल्ड द मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोपियन स्टेट्स। ठीक है, कहा जाता है उसे यूरोपियन स्टेट का मॉडर्नाइजर। एंड ऑल्सो दीज improvements and establishments, we can say principles that he established, are also known as the Civil Code of 1804 और the Napoleon Code of Conduct। आई होप कि आपको ये टॉपिक यहाँ तक कवर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके चैप्टर का नेक्स्ट पोर्शन कवर करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग।